हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मुगल पीरियड को अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बाबर और हुमायूं 1526 से 1556 ईस्वी तक। ठीक है, 1526 से 1556 ईस्वी तक देखिए। मुगल वंश की स्थापना में देखिए, तैमूर ने मध्य एशिया के क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण 14वीं सदी में किया था। कौन सी सदी में? 14वीं सदी में किया था। किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य विघटित हो गया। उसमें अनेक छोटी छोटी शक्तियों का उदय हुआ। तैमूर वंशजों में बाबर भी एक था, जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। बाबर का पैतृक राज्य फरगना था। मध्य एशिया के उज्बेक शासकों ने लंबे संघर्ष के बाद बाबर को फरगना से निकाल दिया। बाबर ने 1504 में 1504 में काबुल का राज्य जीत लिया। ठीक है, काबुल राज्य जीत लिया। और कुछ समय बाद क्या किया उसने? कांधार और समरकंद की विजय में भी सफल हुआ। ठीक है, हालांकि ये दोनों ही विजय क्षणिक सिद्ध हुई, मतलब थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्षणिक। तत्पश्चात बाबर ने दक्षिण पूर्व और अर्थात भारत की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, तो सबसे पहले बाबर ने किया गया था वो फरगना का क्या कहा था? बाबर का पैतृक राज्य कौन था? फरगना था। ठीक है, फिर मध्य एशिया के उज्बेक शासकों ने लंबे संघर्ष के बाद बाबर को फरगना से निकाल फेंका। ठीक है, फिर उसने काबुल को जीत लिया। ठीक है, कुछ समय बाद कांधार और समरकंद को भी जीत लिया। काबुल, कांधार, समरकंद। ठीक है, तो कांधार और समरकंद मतलब थोड़े टाइम के लिए था। ठीक है, फिर उसके बाद उसने दक्षिण पूर्व अर्थात भारत की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बाबर की तरफ। इधर देखिए 1526 से 1530 ईस्वी। 1526-1530। ठीक है, तो भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर था। बाबर का वास्तविक नाम जहरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, तो बाबर का जो वास्तविक नाम था वो जहरुद्दीन मोहम्मद था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ। ठीक है, तुर्की भाषा में जो बाबर है, बाबर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। ठीक है, बाघ होता। अतः जहरुद्दीन मोहम्मद अपने पराक्रम एवं निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया। ठीक है, बहुत ज़्यादा पराक्रमी था, निर्भीकता पूर्व था। ठीक है, तो इस वजह से इसको बाबर कह दिया। ठीक है, कहलाया था। बाद में उसका यही नाम प्रचलित हो गया। ये नाम तो आप लोग जानते भी नहीं होंगे, जहरुद्दीन मोहम्मद, इसको ही जानते हैं, लेकिन ये वाला नेम भी याद रखना। ठीक है, जहरुद्दीन मोहम्मद। बाबर के पिता तैमूर, बाबर के पिता तैमूर वंशज और माता मंगोल वंशज थी। तो जो बाबर के पिता थे वो तैमूर वंशज और माता थी वो मंगोल वंशज थी। इस प्रकार उसमें तुर्कों एवं मंगोलों दोनों के रक्त का मिश्रण हो गया। ठीक है, तो तुर्कों और मंगोलों दोनों के रक्त का मिश्रण कौन है? बाबर है। कौन है? बाबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ। 14 फरवरी 1483। ठीक है, वो फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ जो अब उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो पूछ लिया बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में। इस प्रकार से आप याद करना, थोड़े से फैक्ट्स हैं। ठीक है, बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, परंतु आमतौर पर उसे मुगल वंश पुकारा गया है। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से रिपीट करेंगे। देखिए, बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, परंतु आमतौर पर इसे मुगल वंश पुकारा गया है। ठीक है, बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्प आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा। ठीक है, बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 501 में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक ही उसके कब्जे में रहा। 504 में काबुल विजय को उपरांत बाबर का काबुल और गजनी पर अधिकार हो गया। 507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करने से पूर्व बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। ठीक है, तो जो बाबर था वो सबसे पहले मिर्जा की उपाधि धारण किया था। ठीक है, मिर्जा
मिर्जा लिखा है मैंने, मिर्जा की उपाधि धारण किया था। फिर उसके बाद उसने पादशाह की धारण की, ठीक है। तो मिर्जा और पादशाह दोनों की धारण कर ली उसने। आगे और समझेंगे बाबर के भारत पर आक्रमण। आक्रमण का कारण देखिए, बाबर का भारत पर आक्रमण मध्य एशिया में शक्तिशाली उज्बेकों से बार बार पराजय। तो जो बाबर था वो मध्य एशिया में बार बार हार रहा था। वो किससे हार रहा था? उज्बेकों से, ठीक है। पराजय शक्तिशाली सफवी तथा उस्मानी वंश के भय का प्रतिफल रहा, ठीक है। तो बाबर की भारत विजय की आकांक्षा एक कारण ये भी था कि काबुल से बहुत मामूली आमदनी होती थी, जिससे सेना की जरूरतें पूरी नहीं होती थी। इसलिए धन की लालसा के कारण उसने भारत का रुख किया। बाबर के भारत पर आक्रमण आक्रमण का एक अन्य कारण भारत में अवसर उपलब्धि था। बाबर के आक्रमण से पूर्व भारत परस्पर प्रतिद्वंद्विता रखने वाले अनेक राज्यों में विभक्त था। देश में कोई सार्वभौमिक सत्ता नहीं थी और प्रभुत्व के लिए संघर्ष चल रहा था। भारत किसी शत्रु का जो कि अपने लिए साम्राज्य बनाने का साहस और महत्वाकांक्षा रखता हो, संगठित रूप से सामना करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, बाबर का भारत पर आक्रमण देखेंगे। तो बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1518 से 1519 1518 से 1519 ईस्वी में यूसुफ फजाई जाति के विरुद्ध था, ठीक है। इस अभियान में बाबर ने वाजोर और भीरा को अपना अधिकार में किया, ठीक है। तो बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है वो बाबरनामा में लिखा है कि इस किले वाजुर को जीतने में उसने 12 तोपों का प्रयोग किया। 1519 में बाबर ने खेवर दर्रे पेशावर को पार किया, ठीक है। किंतु बाबर जल्दी पेशावर वापस लौट गया। 1520 में बाबर ने वाजोर और भीरा को पुनः जीता, साथ ही सियालकोट और सैयदपुर को भी अपने अधिकार में कर लिया। 1524 में बाबर के पेशावर अभियान के समय बाबर को इब्राहिम लोदी व दौलत खां के मध्य मतभेद की खबर मिली, जिसके कारण दौलत खां, जो उस समय पंजाब का गवर्नर था, ने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भारत पर आक्रमण करने के लिए संदेश भिजवाया। संभवतः इसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। पानीपत युद्ध के समय इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था। पानीपत युद्ध के समय इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था, ठीक है। आगे वो पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बाबर का भारत पर आक्रमण। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम आक्रमण 1518 से 1519 ईस्वी यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था, ठीक है। इस अभियान में बाबर ने वाजोर और भीरा को अपने अधिकार में लिया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है, ठीक है। इस किले वाजोर को जीतने में उसने बारूद एवं तोपों का प्रयोग किया। 1519 में बाबर ने खेवर दर्रे पेशावर को पार किया, किंतु बाबर जल्द ही पेशावर से वापस लौट गया था, ठीक है। तो 1520 में बाबर ने बाजोर और वीरा को पुनः जीता, साथ ही सियालकोट और सैयदपुर को भी अपने अधिकार में कर लिया। 1524 में बाबर के पेशावर अभियान के समय बाबर को इब्राहिम लोदी व दौलत खां के मध्य मतभेद की खबर मिली, जिसके कारण दौलत खां, जो उस समय पंजाब का गवर्नर था, ने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भारत पर आक्रमण करने के लिए संदेश भिजवाया। संभवतः इस समय राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। आगे बढ़ेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में समझेंगे। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे पानीपत युद्ध के समय इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था, ठीक है। दिल्ली का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। पानीपत के जो युद्ध हुआ था प्रथम, तब 1526 में, ठीक है। तो 1526 में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान, ठीक है। नेक्स्ट इधर समझेंगे, अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य भीषण युद्ध हुआ, ठीक है। अंततः युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था, ठीक है। तो एक ऐसा शासक जो युद्ध में शहीद हुआ था, ठीक है, तो वो कौन था? इब्राहिम लोदी था, ठीक है। नेक्स्ट इधर समझेंगे, इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, ठीक है।
तो तुलगमा युद्ध पद्धति किसने स्टार्ट की थी? बाबर ने, ठीक है, बाबर ने तुलगमा युद्ध का प्रयोग उज्बेकों से ग्रहण किया था, ठीक है, जिनसे ये हार 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 के अपने भारत में आ गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी पद्धति रूमी विधि का प्रयोग किया था, ठीक है। तो उस्मानी पद्धति को रूमी विधि भी कहते हैं, जो कि तोपों को सजाने के लिए प्रयोग की जाती है। इस पद्धति में दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर तोपों को रखा जाता है, ठीक है। दो गाड़ी होंगी, ठीक है, इसके बीच में तोप रख देते हैं, ठीक है। पानीपत के युद्ध में बाबर को तोपखाने का नेतृत्व, जो बाबर का जो तोपखाना था उसका नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान नामक दो योग्य अधिकारियों ने किया था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार से भारत में अफगानों की शक्ति छीड़ हो गई थी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो इब्राहिम लोदी था, ये लोदी तो लगा है पर ये अफगान था, ठीक है, अफगानी। तो शक्ति छीड़ हो गई। युद्ध के पश्चात दिल्ली और आगरा समेत लोधी साम्राज्य के समस्त भागों पर बाबर ने ही अधिकार कर लिए। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया। अपना इसी उदारता के कारण इसे कलंदर की उपाधि दी गई, ठीक है। तो सबसे पहले इसके पास थी मिर्जा की उपाधि, ठीक है। नेक्स्ट इसकी कौन सी थी? नेक्स्ट इसकी थी शायद पादशाह की उपाधि, ठीक है, पादशाह, ठीक है। पहला था ये मिर्जा, फिर उसके बाद पादशाह, ठीक है, फिर उसके बाद कलंदर। तो कलंदर इस वजह से क्योंकि इसने काबुल के निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिया था भारत विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। इस युद्ध में विजय का श्रेय बाबर ने अपनी धनुधारियों को दिया है, ठीक है। तो ये जो विजय हुई 1526 में, ठीक है, तो इसका जो श्रेय है वो ज़्यादातर उसने, जो बाबर है, उसने धनुधारियों को दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, खानवा का युद्ध देखेंगे 1527 में। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, ठीक है। तो देखिए, खानवा का युद्ध मुख्य कारण बाबर का पानीपत युद्ध के पश्चात भारत में रहने का निश्चय था, बिल्कुल एकदम राजी हो गया था, ठीक है। राणा सांगा की धारणा थी कि बाबर भी अन्य विदेशी आक्रमणों की भांति देश लूट कर वापस चला जाए। किसने? राणा सांगा की ये दिमाग की उपज थी, ठीक है। संभवतः इसी कारण उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को सहायता देने का आश्वासन भी किया था। खानवा का युद्ध देखिए, चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। तो जो खानवा का युद्ध है वो 1527, ठीक है, किसके बीच? नरेश राणा सांगा और बाबर, ठीक है। तो 1527 में राणा सांगा और बाबर की सेनाओं के बीच युद्ध आरंभ हुआ। खानवा के युद्ध में भी पानीपत युद्ध की रणनीति का उपयोग करते हुए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध एक सफल युद्ध की रणनीति तय की। बाबर की आत्मकथा है, उसको बोलेंगे बाबरनामा, ठीक है। में राणा सांगा और बाबर के इस युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। जो बाबरनामा है इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन है, ठीक है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो आपकी उसके पास टोटल कितनी हो गई? 4 हो गई। सबसे पहले कौन सी थी? सबसे पहले था वो पादशाह के, नहीं गलत हो गया, सबसे पहले वो था मिर्जा, ठीक है, मिर्जा। उसके बाद पादशाह, उसके बाद क्या हुआ? कलंदर, ठीक है। और अब उसके बाद क्या हो गया? खानवा युद्ध के बाद हो गया गाजी, ठीक है। तो खानवा के युद्ध में बाबर ने शराब के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और जिहाद का नारा भी और दे दिया। खानवा के युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने मुसलमानों से वसूल किए जाने वाले तमगा कर अथवा व्यापारी कर को समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो तमगा है फ्रेंड्स, ठीक है, तमंगा ये इसको बोलते हैं व्यापारी कर। तो इसको फिर समाप्त कर दिया गया था। किसने किया? बाबर ने, ठीक है। अन्य अभियान देखेंगे। जनवरी 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर और चंदेरी के शासक कौन थे? मेदिनी राय के बीच हुआ। इस युद्ध में मेदिनी राय पराजित हुआ तथा हजारों की संख्या में राजपूतों का कत्ल किया गया। यह विजय बाबर के लिए मालवा जीतने हेतु सहायक सिद्ध हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट और समझेंगे इसको। बाबर ने मई 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया था, जिसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था, ठीक है। तो जो 1529 था, ठीक है, 1529 में क्या हुआ?
1529। तो इसमें घाघरा का युद्ध हुआ। तो इसमें बाबर ने बिहार बंगाल की संयुक्त अफगान सेना थी, इसमें महमूद लोदी को पराजित किया। ठीक है, इन युद्धों के पश्चात बाबर का भारत पर स्थायी रूप से अधिकार हो गया। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बदख्शा से बिहार तक फैला था, जिसमें काबुल, पंजाब, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था। ठीक है, नेक्स्ट इधर समझेंगे बाबर की मृत्यु के बारे में। 26 दिसंबर 1530 को 26 दिसंबर, ठीक है, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। ठीक है, बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। बाबर केवल 4 वर्ष भारत पर शासन कर सका था। ठीक है, तो जो बाबर था उसकी जो मृत्यु है वो आगरा में हुई थी। ठीक है, और वो भारत पर केवल 4 वर्ष तक शासन कर पाया था। बाबर की मृत्यु के बाद उसके सबको आगरा के आराम बाग में रखा गया। ठीक है, तो जो बाबर था वो मर गया था, तो फिर आगरा के आराम बाग में रखा गया। किंतु बाद में बाबर की जो अंतिम इच्छा अनुसार उसका सब काबुल लेकर जाकर दफनाया गया, जहां उसका मकबरा बना। तो कहने का मतलब यह है कि जो बाबर था उसका जो मकबरा है वो शायद इधर काबुल में। ठीक है, तो काबुल में एक बार सर्च करना अच्छे से और बताना। आइए देखिए बाबर का मूल्यांकन। देखिए तो बाबर योग्य शासक था, कुशल सेनापति था, महत्वाकांक्षी बादशाह था। बाबर कुषाणों के बाद ऐसा पहला शासक था जिसने काबुल एवं कांधार को अपना पूर्ण नियंत्रण रखा था। बाबर ने पहली बार युद्ध में तोपखाने और युद्ध की एक नई तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। बाबर ने सड़कों की माप के लिए गजे बाबरी का शुभारंभ किया। बाबर अपने साथ 2 महत्वपूर्ण खेल भारत लाया, जिसमें गजीफा, ताश का खेल। ठीक है, गजीफा को बोलेंगे ताश का खेल, इश्कबाजी मतलब कबूतरों का खेल। ठीक है, इश्कबाजी मतलब कबूतरों का खेल, और इश्कबाजी उसका प्रिय खेल था, मतलब कबूतरों का खेल, इश्कबाजी इसका प्रिय खेल था। और एक और था गजीफा, इसको ताश का खेल कहते हैं। बाबर ने एक नए तरह के छंद मुवैयायान का सृजन किया, अलंकार शास्त्र रिसाल-ए-उशज नामक पुस्तक लिखी, खते बाबरी नाम से एक नई शैली प्रारंभ की। पद की रचनाओं में उसके द्वारा किया गया संकलित दीवान था, जो तुर्की पद में श्रेष्ठ स्थान रखता था। बाबर तुर्की भाषा का विद्वान था। उसने तुर्की भाषा में आत्मकथा बाबरनामा तुझे बाबरी की रचना की। बाबर बागों को लगाने वाला बड़ा शौकीन था। उसने आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग लगवाया, जिसे नूर-ए-अफगान कहा जाता, परंतु अब इसे आराम बाग कहा जाता है। ठीक है, तो पहले इसे क्या कहते हैं, नूर-ए-अफगान। बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का भी चलाया था। जो बाबर था इसने शाहरुख नाम का एक चांदी का सिक्का भी चलाया था। ठीक है, एक नहीं कई चलाए थे। ठीक है, तो बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का भी चलाया था। बाबरनामा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बाबर द्वारा रचित तुर्की भाषा की इस कृति को तुजुक-ए-बाबरी भी कहते हैं। बाबर की आत्मकथा का अनुवाद पायंदा खां तथा अब्दुर्रहीम खान खाना ने फारसी और श्रीमती बेवरिज ने अंग्रेजी में किया है। ठीक है, तो श्रीमती बेवरिज ने इसको अंग्रेजी में कर दिया है। बाबर प्रकृति प्रेमी और भारत जलवायु का वर्णन भी करता है, लेकिन कहता है कि यहाँ नदियाँ और पहाड़ों के सिवा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से उसने कह दिया। इस पुस्तक में उसने 5 मुस्लिम राज्यों, एक था बंगाल, एक था दिल्ली, एक था मालवा, एक था गुजरात, एक था बहमनी तथा 2 हिंदू राज्य विजयनगर, मेवाड़। ठीक है, तो हिंदू राज्य कौन कौन से थे, विजयनगर और मेवाड़। बाकी बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी ये सब मुस्लिम राज्य थे। ठीक है, मुस्लिम राज्यों। ठीक है, तो और 2 हिंदू, विजयनगर और मेवाड़। बाबरनामा में बाबर ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। बाबर लिखता है कि भारत के लोग खूबसूरत नहीं हैं, यहाँ अक्लमंदी और प्रतिभा दुर्लभ है, कला और दस्तकारी पिछड़ी हुई है। सभ्यता बाबर की यह राय समाज के पिछड़े वर्ग के बारे में है। उसको पूरे हिंदुस्तानी समाज पर लागू करना तर्कसंगत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो बाबर ने लिखा है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी की अथाह संपत्ति है। बाबर ने लिखा है भारतीय मरना जानते लड़ना नहीं जानते, ऐसे भी उसने बोला था। ठीक है, अब बात करेंगे हमने हुमायूं की। बाबर की बात पूरी ख़त्म होती है। तो ये क्लास आपको कैसे लगी ज़रूर बताना। धन्यवाद, जय हिंद।